8. संस्कृति कल्चर 8.1 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सुर्खियों में क्यों? यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने 2025 में भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया। अन्य संबंधित तथ्य। संभावित सूची उन स्थलों स्मारकों की एक सूची है जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वे विश्व धरोहर स्थल बनने के योग्य हैं। प्रक्रिया। किसी स्थल स्मारक के संभावित सूची में शामिल होने के बाद देश को एक नामांकन दस्तावेज तैयार करना होता है जिस पर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार किया जाता है। भारत में इस प्रक्रिया में भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग INCCU और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की मुख्य भूमिका होती है। भारत में 62 स्थल स्मारक यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं। नवीनतम शामिल 6 स्थल स्मारक निम्नलिखित हैं: मुदुमल महागणपति मंदिर, तेलंगाना; कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़; विभिन्न राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख, मध्य प्रदेश और ओडिशा का 64 योगिनी मंदिर; उत्तर भारत में अहमदाली मंदिर तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल किले। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्मारक ऑफ WHS क्या है? विश्व धरोहर स्थल स्मारक वे स्थल स्मारक होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता दी जाती है। यह विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय द्वारा निर्दिष्ट है। इसे विश्व धरोहर अभिसमय भी कहा जाता है। विश्व धरोहर स्थलों स्मारकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर तथा मिश्रित धरोहर, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों। चयन के लिए मानदंड। किसी स्थल स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से कम एक मानदंड को पूरा करना चाहिए: मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण हो, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व का प्रदर्शन करता हो, स्थापत्य कला, पारिस्थितिकी या वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का प्रदर्शन करता हो। ये स्थल स्मारक मानव विरासत, चल रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं या संरक्षण प्रयासों में योगदान देने वाला होना चाहिए। अन्य बातें जो ध्यान में रखी जाती हैं: स्थल स्मारक की सुरक्षा, प्रबंधन, प्रामाणिकता और अखंडता। यह चित्र भारत के विश्व धरोहर स्थलों का मानचित्र दिखाता है। इसमें सभी प्रमुख स्थल उनके स्थान के साथ दिए गए हैं। नीचे उसी क्रम और विषय के अनुसार सरल भाषा। विश्व धरोहर अभिसमय के बारे में। इसे यूनेस्को की महासभा द्वारा 1972 में अपनाया गया था। यह अभिसमय 1975 में प्रभावी हुआ था। इसका अर्थ है कि 1972 में इस समझौते को मंजूरी दी गई और 1975 से इसे लागू कर दिया गया। इसमें उन प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्थलों स्मारकों के प्रकार को परिभाषित किया गया है जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। अर्थात यह तय किया गया कि किन किन तरह के स्थान विश्व धरोहर बन सकते हैं। विश्व धरोहर समिति ऑफ WHC का गठन अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार यूनेस्को के भीतर किया गया। मतलब इस समझौते के अनुसार एक समिति बनाई गई जो इन स्थलों का निर्णय लेती है। वर्ष 1975 में अभिसमय के तहत वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर सूची और वर्ल्ड हेरिटेज फंड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य संकट में पड़े स्थलों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए धन देना है। भारत ने इस अभिसमय की अभिपुष्टि 1977 में की थी। अर्थात भारत ने 1977 में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया। विश्व धरोहर सम्मेलन के अंतर्गत प्रमुख विकास। विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणापत्र 2002 रणनीतिक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। 4 CS अर्थात विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, संरक्षण, कॉन्जर्वेशन, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और संचार, कम्युनिकेशन। बाद में इन 4 CS को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए समुदाय, कम्युनिटी शब्द जोड़कर 5 CS के रूप में संशोधित किया गया। विश्व धरोहर साझेदार पहल पैक्ट 1992 सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को प्रोत्साहित करना और विश्व धरोहर स्थलों WHSS के संरक्षण में विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना। सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण पर लक्ष्यों अधिदेश 2018। सशस्त्र संघर्ष, आपदाओं एवं प्राकृतिक खतरों के बाद WHS की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण हेतु दीर्घकालिक दिशा निर्देश प्रदान करना।
यूनेस्को विश्व धरोहर समिति असाधारण सार्वभौमिक मूल्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति। संरचना: यह समिति 196 सदस्य देशों में से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है। भारत वर्तमान में इसका सदस्य है। कार्यकाल: 6 वर्ष। हालांकि अधिकांश देश स्वेच्छा से 4 वर्ष तक ही सदस्य रहने का निर्णय लेते हैं। कार्य: समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करती है। बैठक में WHS की सूची में नए स्थलों स्मारकों को शामिल करने, पुराने स्थलों स्मारकों को हटाने या संशोधित करने पर विचार किया जाता है। समिति नामित स्थलों स्मारकों का नियमित निरीक्षण करती है और यदि कोई स्थल स्मारक गंभीर खतरे में हो तो उसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर के रूप में नामित करती है। यदि किसी स्थल स्मारक का असाधारण सार्वभौमिक मूल्य समाप्त हो जाए या वो नष्ट हो जाए तो समिति उसे विश्व धरोहर सूची से हटा सकती है। भारत ने पहली बार जुलाई 2024 में नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी की थी। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किया था। मोहेंजोदारो की एक अनूठी विधि थी। हाल ही में इसे भारत की 43वीं प्रविष्टि के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज फंड असाधारण सार्वभौमिक मूल्य की विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कोष। इसकी स्थापना 1977 में WHC के तहत की गई थी। वित्त पोषण: सदस्य देशों तथा सरकारों, फाउंडेशन, निजी क्षेत्र या आम लोगों द्वारा किया गया स्वैच्छिक योगदान। यह चित्र भारत के विश्व धरोहर स्थलों का मानचित्र दिखाता है। इसमें सभी प्रमुख स्थल उनके स्थान के साथ दिए गए हैं। नीचे उसी क्रम और विषय के अनुसार सरल भाषा में पूरा विवरण दिया गया है। भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें सांस्कृतिक स्थल 35, प्राकृतिक स्थल 7 और मिश्रित स्थल 1 हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक स्थलों की बात करें तो उत्तर भारत में कई प्रमुख स्थल हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार और उसके स्मारक, लाल किला परिसर और हुमायूं का मकबरा शामिल हैं। आगरा में ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी हैं। राजस्थान में कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे जंतर मंतर जयपुर, जयपुर शहर और राजस्थान के पहाड़ी किले, जिनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर किले शामिल हैं। गुजरात में चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद हैं। मध्य भारत में भीमबेटका के शैलाश्रय, सांची का बौद्ध स्तूप, खजुराहो समूह के स्मारक और महाबलीपुरम के स्मारक महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण भारत में पट्टडकल के स्मारक, हम्पी के स्मारक, गोवा के चर्च और मठ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, महान जीवित चोल मंदिर और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे शामिल हैं। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इमारतें मुंबई हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष और महाबोधि मंदिर बोधगया शामिल हैं। पूर्वी भारत में दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे और विष्णुपुर मंदिर जैसे स्थल हैं। अब प्राकृतिक स्थलों की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व है। एक विशेष तथ्य ये भी है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे मिलकर भारत की माउंटेन रेलवे नाम से एक ही विश्व धरोहर स्थल माने जाते हैं। ये मानचित्र ये समझने में मदद करता है कि भारत की विरासत पूरे देश में फैली हुई है और ये हमारी सांस्कृतिक विविधता, प्राचीन इतिहास और प्राकृतिक संपदा को दर्शाती है। 8.1.1 अशोक के अभिलेख स्थल, अशोकन इडिक्ट साइट्स। अवधि: मौर्य सम्राट अशोक 268 BC -232 BC ने अपने शासनकाल के दौरान प्रस्तर, स्तंभों, शिलाओं और गुफा की निचियों पर 30 से अधिक अभिलेख उत्कीर्ण कराए। अशोक के अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में पहले लिखित अभिलेख हैं। अशोक ने 14 बृहद शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख और कुछ लघु शिलालेख उत्कीर्ण कराए। उद्देश्य: अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के शाही आदेश थे। अधिकांश अभिलेखों पर अशोक द्वारा दिए गए आदेशों को उत्कीर्ण कराया गया है। ये आदेश सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित हैं। इनके माध्यम से अशोक ने चुनिंदा अधिकारियों तथा आम जनता को संबोधित किया था। भाषा:
मुख्यतः प्राकृत, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खोजे गए कुछ अभिलेखों की भाषा अरामाइक और ग्रीक है। लिपि ब्राह्मी, मुख्य लिपि खरोष्ठी गांधार क्षेत्र में प्रयुक्त, ग्रीक और अरामाइक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। निर्माण सामग्री अशोक के स्तंभ अभिलेखों का निर्माण चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर से तथा मथुरा से लाए गए चूना पत्थर से किया गया। अभिलेखों की अन्य विशेषताएं। अशोक ने अभिलेखों धम्म लिपि का उत्कीर्णन मुख्यतः अपनी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए कराया था। हालांकि इन अभिलेखों से अशोक के विशाल साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चलता है। विश्व में ब्राह्मी लिपि की धम्म लिपि को पढ़ा गया है। 4 स्थानों यानी मास्की व ब्रह्मगिरी कर्नाटक, गुजरा मध्य प्रदेश और नेतूर आंध्र प्रदेश से मिले अभिलेखों में अशोक का नाम देवानामपिया देवताओं का प्रिय मिलता है। कर्नाटक में एक स्थान पर उत्कीर्ण कन्नड़ अभिलेख में अशोक को रायो अशोक राजा अशोक कहा गया है। बृहद शिलालेख गिरनार गुजरात, धौली ओडिशा, जौगढ़ ओडिशा, सोपारा महाराष्ट्र, कालसी उत्तराखंड, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, सांची कर्नाटक, शिशुपालगढ़ ओडिशा, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान तथा कंधार अफगानिस्तान सबसे पुराना ज्ञात अशोक शिलालेख। लघु शिलालेख सारनाथ और रामपुरवा बिहार, पांगुरारिया रूपनाथ एवं गुजरा मध्य प्रदेश, बैराठ राजस्थान, ब्रह्मगिरी सिद्धपुरा जटिंग रामेश्वर, मास्की गविमठ, पावगुड़ा उदेगोलम नेतूर कर्नाटक, राजुला मंडगिरी और एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, बहापुर दिल्ली तथा अहरौरा उत्तर प्रदेश। स्तंभ शिलालेख प्रयाग कौशाम्बी से अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया रानी का अभिलेख उत्तर प्रदेश, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार, दिल्ली महरौली, दिल्ली टोपरा तथा सांची मध्य प्रदेश। अन्य सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ उत्तर प्रदेश, बराबर गुफा अभिलेख बिहार आदि। ये मानचित्र भारत में अशोक के अभिलेखों के स्थान को दर्शाता है, जिसमें बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख अलग अलग चिन्हों से दिखाए गए हैं। इससे ये समझ में आता है कि अशोक के अभिलेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। अशोक के बृहद शिलालेख पशु वध और उत्सव के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख मिलता है। अशोक ने भी स्वयं शिकार करने की प्रथा को बंद कर दिया था। 2 मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा देखभाल का विवरण मिलता है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र तथा यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय का भी उल्लेख मिलता है। 3 इसे राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद उत्कीर्ण करवाया गया था। ब्राह्मणों के प्रति उदारता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। युक्तों अधीनस्थ अधिकारियों, प्रदेशिकों, जिला प्रमुख और राजकों ग्रामीण अधिकारियों को धम्म का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। भेरी घोष युद्ध विजय की बजाय धम्म घोष धर्म विजय को अपनाने का उल्लेख मिलता है। नैतिकता एवं नैतिक शासन पर जोर दिया गया है। ब्राह्मण और श्रमण के साथ उचित आचरण को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। इसमें अशोक घोषणा करता है कि सभी मानव मेरी संतान हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का विवरण मिलता है। दास्ता का उल्लेख किया गया है। कल्याण और प्रशासन पर बल दिया गया है। अशोक के प्रजा के साथ संचार का विवरण मिलता है। 7 धर्मों संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और सम्मान को प्रोत्साहित किया गया है। 8 अशोक की बोधगया की पहली धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। पुण्य लाभ वाले समारोहों की निंदा की गई है। धम्म से जुड़े सरल अनुष्ठानों पर जोर दिया गया है। प्रसिद्धि और यश के लिए किए जाने वाले कार्यों की आलोचना की गई है। भौतिकवाद पर धम्म को प्राथमिकता दी गई है। धम्म को प्राथमिक नीति घोषित किया गया है। बड़ों के प्रति सम्मान की बात की गई है। सेवकों, दासों के प्रति दया और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है। 12 धर्मों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया है। महिलाओं के कल्याण के लिए महामात्रों को आदेश दिया गया है। इसे धौली शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। 13 सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप व्यक्त किया गया है। यूनानी शासकों एंटियोकस द्वितीय, टॉलेमी द्वितीय, एंटिगोनस, मागस, अलेक्जेंडर तथा दक्षिण भारतीय राज्यों पांड्य, चेर और चोल के साथ अशोक के धम्म कूटनीति का उल्लेख किया गया है। 14 साम्राज्य भर में शिलालेखों के प्रसार का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन मंदिर गुप्ता टेम्पल्स। गुप्तकाल लगभग 300 BC-550 ई को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग माना जाता है। इसका मुख्य कारण इस काल में मंदिर स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी विकास हुआ। गुप्त स्थापत्य कला में नागर उत्तर भारतीय शैली का प्रभाव प्रमुख था, हालांकि इसमें द्रविड़ दक्षिण भारतीय शैली के कुछ तत्वों का मिश्रण भी देखने को मिलता है।
गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर साधारण और सपाट छत वाले थे, लेकिन बाद में इस काल में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में नई संरचनाएं जैसे गर्भगृह, मंडप, स्तंभों वाला सभा कक्ष, मुखमंडप और ऊंचे शिखर विकसित हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे गुप्त शासकों के समय विष्णु, शिव और शक्ति को समर्पित मंदिरों को राजकीय संरक्षण मिला। गुप्तकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषताएं ये थीं कि ये मंदिर स्थापत्य कला के विकास का प्रारंभिक चरण था, जिसमें बौद्ध और हिंदू परंपराओं के तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। इस काल में मंदिर निर्माण में लकड़ी जैसी नाशवान सामग्री की जगह पत्थर और ईंटों का व्यापक उपयोग होने लगा। गुप्तकाल में 5 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ: वर्गाकार सपाट छत वाले मंदिर, प्रदक्षिणा पथ वाले वर्गाकार मंदिर, अर्ध बेलनाकार छत वाले आयताकार मंदिर, वक्र शिखर वाले वर्गाकार मंदिर और गोलाकार अथवा अष्टकोणीय मंदिर। गुप्तकाल में मंदिरों के स्तंभों में नए प्रकार का शीर्ष भाग विकसित हुआ, जिसे कलश शीर्ष या पूर्ण कलश कहा जाता है। इसने मौर्य काल के उल्टे कमल या घंटीनुमा शीर्ष का स्थान लिया। अन्य विशेषताओं में ऊंचे चबूतरे, बारीक और सुंदर नक्काशी तथा धार्मिक प्रतीकों का अंकन शामिल था। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। मंदिरों को दान देवदान के माध्यम से आय प्राप्त होती थी। मंदिर कृषि व्यवस्था को भी नियंत्रित करते थे। उत्तरापथ, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे व्यापारिक मार्गों पर स्थित मंदिर व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते थे। मंदिरों ने शहरीकरण और विशेष श्रमिक संगठनों, श्रेणियों, गिल्ड्स के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्तकालीन मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़, उत्तर प्रदेश एक उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है, जिसका निर्माण 6ठी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जो इस मंदिर को 3 ओर से घेरती है। इसका नाम भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित है। इस मंदिर ने शिखर शैली की शुरुआत की और इसका शिखर ब्रह्मांडीय केंद्र का प्रतीक माना जाता है। इसमें ऊंचा वर्गाकार गर्भगृह और रेखा प्रसाद शिखर है, जो नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर बनाए गए हैं। भितरगांव मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पूर्व दिशा की ओर मुख वाला तथा ईंटों से निर्मित 5वीं शताब्दी का मंदिर है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये धार्मिक ज्यामिति के सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया है। इसकी योजना वर्गाकार है और इसमें अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह जैसी संरचनाएं सम्मिलित हैं। नचना कुठार मंदिर, पन्ना, मध्य प्रदेश, 5वीं-6ठी शताब्दी ई में निर्मित, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे पार्वती मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसके स्थापत्य में नागर और द्रविड़ स्थापत्य तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। महाबोधि मंदिर, बोधगया, बिहार। मूल मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं-6ठी शताब्दी के बीच का है। यह पूर्णतः ईंटों से निर्मित भारत के सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर उत्तर गुप्त काल से लेकर अब तक सुरक्षित अवस्था में है। गुप्तकालीन अन्य मंदिर, मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर, देवगढ़, गुफा संख्या 1, उदयगिरी, मंदिर क्रमांक 17, सांची में गुप्त मंदिर आदि। बिहार, सोपानबद्ध ईंटों से बना मंदिर, तोरिया नंदनगढ़, नालंदा महाविहार में गुप्त मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, रामगढ़, अष्टकोणीय योजना के साथ बलुआ पत्थर से निर्मित आदि। उत्तर प्रदेश, भितरगांव मंदिर आदि। राजस्थान, भीम चौरासी या भीम की चौरी, दुर्ग आदि। 8.1.3 तेलंगाना के मुदुमल मेनहिर, मुदुमल मेनहिर्स ऑफ तेलंगाना। ये भारत की सबसे विशाल और बेहतर तरीके से संरक्षित महापाषाण मेगालिथिक खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। समय अवधि लगभग 3500400 वर्ष प्राचीन। अवस्थिति तेलंगाना में कृष्णा नदी के तट के निकट। मुख्य विशेषताएं: सबसे बड़ा महापाषाण समाधि स्थल, दक्षिण भारत में। रात्रिकालीन आकाश का चित्रण। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र स्थल है जहां रात में आकाश के विभिन्न तारों जैसे सप्तऋषि, अर्सा मेजर, सिंह लियो, तारामंडल आदि को पत्थरों के माध्यम से भौतिक रूप से दर्शाया गया है। प्राचीन वेधशाला। यहाँ के मेनहिर सीधे खड़े पत्थर खगोलीय घटनाओं जैसे संक्रांति, विषुव आदि के अनुरूप स्थापित हैं। सांस्कृतिक महत्व। मेनहिर को स्थानीय लोग पवित्र मानते थे और उन्हें निलुल्ला निम्पुलु, बड़े पत्थरों के स्तंभ कहते थे। इन मेनहिरों में से एक को देवी यलम्मा के रूप में पूजा जाता था। महापाषाण स्थल क्या हैं? मेनहिर मानव निर्मित लंबे खड़े पत्थर होते हैं जो ऊपर की ओर हल्के शंक्वाकार होते हैं। सामान्यतः इनका उपयोग श्मशान या स्मारक के रूप में किया जाता था। डोलमेन मेनहिर आदि संरचनाएं प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित हैं।
इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण मुख्यतः नवपाषाण युग में प्रारंभ हुआ और यह परंपरा ताम्रपाषाण, कांस्य युग तथा लौह युग तक जारी रही। भारत में महापाषाण संस्कृति लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित लौह युगीन संस्कृति थी। महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से समाधि स्थलों और काले व लाल BRW रंग के मृद्भांडों से संबंधित थी। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी क्षेत्र में स्थित पिक्किहल और हलूर नामक स्थलों पर ऐसे सबसे पुराने महापाषाणिक श्मशान मिले हैं, जिनमें लौह युग की शुरुआत लगभग 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। महापाषाण समाधि स्थलों के प्रकार: बहुपाषाणीय पॉलीलिथिक, डोलमेन, कैर्न, क्रोमलेख, सिस्ट आदि। एकल पाषाणीय मोनोलिथिक, मेनहिर आदि। इनके उदाहरण देखें। भौगोलिक वितरण: महापाषाण स्थल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 1400 से अधिक महापाषाण स्थल ज्ञात हैं। इनमें से 1116 स्थल केवल प्रायद्वीपीय भारत में हैं। निवास: आरंभ में माना जाता था कि ये घुमंतू चरवाहों की बस्तियां थीं। हालांकि बाद के प्रमाण यह संकेत देते हैं कि दक्षिण भारत में आरंभिक लौह युग के समुदाय कृषि, शिकार, मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर निर्भर थे, जो यह दर्शाता है कि वे स्थायी रूप से बसकर जीवन यापन करते थे। मृद्भांड के प्रकार: इसमें काले एवं लाल और BRW तथा लाल एवं चमकदार काले मृद्भांड शामिल हैं। 8.1.4 मध्य प्रदेश और ओडिशा में 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। 64 योगिनी मंदिर में मंदिर की परिधि में स्थित कक्षों में योगिनियों की 64 प्रतिमाएं स्थापित हैं। योगिनी योग का अभ्यास करने वाली महिला को संदर्भित करता है और 64 हिंदी में संख्या 64 के लिए शब्द है। मंदिर के खुले केंद्रीय प्रांगण में भगवान शिव या शक्ति को समर्पित एक गर्भगृह है, जो प्रत्येक कक्ष से दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि नर्तक नर्तकियां संभवतः इसी केंद्रीय प्रांगण में प्रदर्शन करती थीं। मुख्य विशेषताएं: ये मंदिर आमतौर पर वृत्ताकार हैं, ऊंचे स्थान या पीठ पर बने होते हैं और आसमान की ओर खुले होते हैं। हालांकि अधिकांश मंदिरों की योजना वृत्ताकार है, लेकिन खजुराहो, बड़ौदा और रिखिया में स्थित मंदिर आयताकार हैं। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व: वृत्ताकार योजना समय चक्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को दर्शाती है। नक्काशी: ये मंदिर सरल पत्थर का भार वहन करने वाली संरचनाएं हैं। इनमें मुख्य मंदिर संरचना पर साधारण नक्काशी होती है, जबकि मूर्तियां बारीकी से उकेरी गई हैं। तांत्रिक और योगिक साधनाएं: इन मंदिरों में नारी शक्ति, कामुकता और प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाते हुए तांत्रिक एवं योगिक अनुष्ठान किए जाते थे। भारत में 64 योगिनी मंदिर: मध्य प्रदेश जबलपुर, मिठोली, मुरैना, रिही, जबलपुर, बड़ौदा, हिंगलाजगढ़, भेड़ाघाट और नौसर। उत्तर प्रदेश ललितपुर व रिखियां। तमिलनाडु कांचीपुरम। ओडिशा हीरापुर व रानीपुर। 64 योगिनी मंदिर मुरैना 7100 महादेव मंदिर। यह एक वृत्ताकार मंदिर है जिसका निर्माण कछवाहा वंश के महाराजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर स्थानीय बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी बाहरी एवं भीतरी दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस योगिनी मंदिर की विशेषता इसकी वृत्ताकार आकृति है। ऐसा माना जाता है कि पुराना संसद भवन की संरचना इसी मंदिर की संरचना से प्रेरित है। इसमें हाथ में त्रिशूल धारण किए योग का प्रतीक माना जाता है, जो हिंदू धर्म में पवित्र भूमि का आरेख है। यह ऊर्जा, ब्रह्मांड और दिव्य नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश के संरक्षण में निर्मित। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में से खजुराहो का मंदिर निर्माण शैली में सबसे प्राचीन है। इसका आयताकार स्वरूप इसे विशिष्ट बनाता है। यह पूरी तरह से स्थानीय रूप से पाए जाने वाले बड़े दानों वाले ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जबकि खजुराहो के अन्य मंदिर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित हैं। 64 योगिनी मंदिर बड़ौदा बरसाम मंदिर। इसमें एक आयताकार गर्भगृह है जिसके ऊपर एक विशाल शिखर बना हुआ है। इसके सामने एक छोटा सा द्वार मंडप है। इस मंदिर के ऊपर छत बाद में जोड़ी गई थी। मूल रूप से बड़ौदा मंदिर अन्य योगिनी मंदिरों की तरह बिना छत हाइपीथरल वाला रहा होगा। आठ 1.5 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल किले पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ द बुंदेलास इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। बुंदेलों के महल किलों में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित 6 प्रमुख संरचनाएं शामिल हैं। गढ़कुंडार किला, यह गढ़कुंडार में स्थित है,
जो बुंदेल राजपूतों की प्रारंभिक राजधानी थी। राजा महल ओरछा, ये महल बुंदेला शासक मधुकर शाह के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। 16वीं शताब्दी में राजधानी को ओरछा स्थानांतरित कर दिया गया था। जहांगीर महल ओरछा, इसका निर्माण मधुकर शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रमुख निर्माण वीर सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। दतिया महल, इसका निर्माण 1620 ईस्वी में वीर सिंह देव ने करवाया था। ये 5 मंजिला भवन है जिसे वीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है। झांसी का किला, यह किला 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में वीर सिंह देव ने बनवाया था। दुबेला महल, यह महल 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल ने बनवाया था और ये दुबेला झील के पास स्थित है। बुंदेलों के महल किलों की मुख्य विशेषताएं। बुंदेला राजपूत शैली और मुगल शैली का संकरण, छतरियों और जटिल नक्काशी जैसी पारंपरिक राजपूत विशेषताओं को बरकरार रखते हुए भव्य मेहराब, गुंबद और गुंबददार मार्ग जैसे मुगल तत्वों को शामिल किया गया है। मुगल स्थापत्य से चित्रों की स्थानीय पुनर्व्याख्या मुगल शैली के साथ साथ रामलीला और रासलीला जैसे प्रतीकात्मक विषयों से प्रेरित हैं। रक्षा और सौंदर्य शास्त्र का एकीकरण, छतरियों, अलंकरणीय गुंबदों और मेहराबदार खिड़कियों के रूप में सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ क्षेत्रीय स्थलाकृति के अनुकूल उन्नत किलेबंदी रणनीतियों का समन्वय किया गया है। स्थापत्य कला, यह मंडल रूपी सममित योजना पर आधारित है। इसके केंद्र में एक खुला प्रांगण है जो आसमान की ओर खुला है। बुंदेलों के बारे में। बुंदेला राजपूत मूल रूप से चंदेल वंशीय क्षत्रिय थे। राजा पंचम ने बुंदेला साम्राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में की थी। जब चंदेलों की सत्ता का पतन हो रहा था तब बुंदेलों ने गढ़कुंडार को अपनी राजधानी बनाया था। 8.1.6 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर, छत्तीसगढ़, कांगर वैली नेशनल पार्क, NP, बास्टार, छत्तीसगढ़। अवस्थिति, यह दक्कन प्रायद्वीपीय पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है। स्थापित, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित। प्रमुख विशेषताएं। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कांगेर है। यह कोलाबा नदी के तट पर स्थित है। यह गोदावरी की एक सहायक नदी है। विविध स्थलाकृति, निम्न समतल भूमि, हल्की ढालान, खड़ी ढालान, पठार, गहरी खाइयां, घाटियां, घुमावदार जलधाराएं आदि। वनस्पति, यह उद्यान एक दूसरे के निकटवर्ती क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति के अनुकूल है, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये प्रायद्वीपीय भारत में साल और सागौन वनों के बीच प्राकृतिक संक्रमण क्षेत्र इकोटोन क्षेत्र बनाता है। भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं। कास्ट स्थलाकृति, इनमें भूमिगत चूना पत्थर की गुफाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्पेलियोथेम्स कहा जाता है। यहाँ 3 अद्वितीय गुफाएं यानी कुटुम्बसर, कैलाश और दंडक पाई जाती हैं। ये स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य आकर्षण तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, एक टेक्टोनिक घटना द्वारा निर्मित आदि। मुख्य जीव जंतु तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा और ढोल, जंगली कुत्ते। पूर्वी पहाड़ी मैना, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, विशाल गिलहरी, ये प्रजाति केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है आदि। उच्च स्तर की स्थानिकता, इस राष्ट्रीय उद्यान की चूना पत्थर की गुफाओं में मकड़ी की ऐसी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल यहीं पाई जाती हैं। 8.2 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 8.2.1 विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बिहार में शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। इससे पूर्व सरकार ने 1 दशक पहले राजगीर की तलहटी में बसे नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। स्थापना, इसका निर्माण पाल शासक धर्मपाल 8वीं-9वीं शताब्दी ई ने करवाया था। ये नालंदा के साथ साथ विकसित हुआ था। धर्मपाल ने ही आधुनिक बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान, तांत्रिक, बौद्ध धर्म, गूढ़ विद्या, ऑकल्ट स्टडीज और धर्मशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तिब्बत के कई विद्वान यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। कई पांडुलिपियों की संस्कृत में रचना की गई थी और उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया गया था। पाल साम्राज्य के विद्वान आचार्य दीपंकर 980-1054 ई विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। 8.2.2
गीत गवाई। गीत गवाई। मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति गीत गवाई के साथ किया गया। गीत गवाई के बारे में, यह विवाह पूर्व समारोह है। इसमें अनुष्ठान, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं। इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है। इसका प्रदर्शन मॉरिशस में भारतीय मूल के भोजपुरी भाषी समुदायों द्वारा किया जाता है। प्रतिभागी: परिवार की महिला सदस्य और पड़ोसी। मुख्य वाद्य यंत्र: ढोलक। इसका प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से भी किया जा सकता है और वर्तमान में पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। 8.2.3 ज्ञानपीठ पुरस्कार जिननपिथ अवार्ड। विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में हुई थी। यह भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं में से एक है। यह पुरस्कार भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति के लेखक को हर साल दिया जाता है। 2013 से अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। 8.2.4 भारत के पारंपरिक नववर्ष इंडियाज़ ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल्स। भारत के अलग अलग भागों में विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्लादि, यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जो चंद्र पंचांग कैलेंडर पर आधारित होता है। उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत भी चैत्र से ही प्रारंभ होता है। उगादि, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगादि शब्द युग, काल और आदि शुरुआत से मिलकर बना है। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। चेतीचंद, ये सिंधी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे झूलेलाल जयंती भी कहा जाता है जो सिंधियों का धार्मिक पर्व है। साजिबू चेराओबा, साजिबू नोंगमा पनबा चेराओबा मणिपुर का नववर्ष पर्व है। यह साजिबू माह मार्च-अप्रैल के प्रथम चंद्र दिवस पर आता है। 9. नीतिशास्त्र एथिक्स। 9.1 अनुनय परसुएजन। परिचय: सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के साथ साथ स्मार्टफोन की पहुंच में भी बढ़ोतरी होने के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा भ्रामक सूचनाओं की चपेट में आ गया है। ऐसे समय में अनुनय एक सामाजिक साधन के रूप में लोगों के विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करके भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। अनुनय के तरीके, मोड्स ऑफ परसुएजन। एथोस, विश्वास और विश्वसनीयता संबंधी आग्रह। उदाहरण: अधिकारी अपनी योग्यता और पिछले कार्यों का हवाला देते हैं ताकि वे नीतियां प्रस्तुत करने से पहले अपनी विश्वसनीयता साबित कर सकें। पैथोस, भावना संबंधी आग्रह। उदाहरण: राष्ट्रीय प्रतीकों या ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग करके गर्व और एकता की भावना जागृत करना। लोगोस, तर्क संबंधी आग्रह। उदाहरण: एंटी टोबैको अभियान में धूम्रपान को रोकने के लिए फेफड़े के कैंसर के आंकड़े दिखाना। एक अवधारणा के रूप में अनुनय। अनुनय जानबूझकर किया गया ऐसा प्रयास है जिसमें दूसरों के विश्वासों या कार्यों को तर्क, भावना या विश्वास के जरिए बदलने का प्रयास किया जाता है। इसमें जबरदस्ती या समझाने का हेरफेर करके अपनी बात मनवाना शामिल नहीं है। विशेषताएं: अनुनय की प्रक्रिया ज्यादातर जानबूझकर, स्पष्ट और नैतिक होती है। इसमें सम्मान, भाषा और रुचियों के जरिए मित्रता जैसा भाव पैदा कर विश्वास हासिल करने की कोशिश की जाती है। अनुनय को प्रभावित करने वाले कारक। स्रोत की विश्वसनीयता, आकर्षण, विशेषज्ञता, अधिकार आदि इसके स्रोत हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक एआईएम्स दिल्ली द्वारा कोविड-19 से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। संदेश सामग्री, दर्शकों के लिए संदेश की प्रासंगिकता, संदेश की स्पष्टता और अपील आदि। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता और स्वास्थ्य व गरिमा पर इसके प्रभाव के बारे में स्पष्ट व प्रासंगिक संदेशों का उपयोग करना। दर्शकों की विशेषताएं, दर्शकों का मौजूदा विश्वास और जानकारी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि। उदाहरण के लिए वित्तीय साक्षरता से जुड़े कार्यक्रमों को आबादी के अलग अलग वर्गों के आधार पर तैयार करना, जैसे
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरल भाषा में संदेश, जबकि शहरी पेशेवरों के लिए थोड़ा अधिक परिष्कृत कंटेंट तैयार करना। पारस्परिकता, अनुरोध करने से पहले कुछ मूल्यवान चीज देना। उदाहरण के लिए, एलपीजी सब्सिडी के लिए गिव इट अप अभियान के बाद पीएम उज्ज्वला योजना लॉन्च करना। सामाजिक प्रमाण, यह प्रदर्शित करना कि दूसरे लोगों ने पहले ही इस विश्वास या व्यवहार को अपना लिया है। उदाहरण के लिए, आदर्श ग्राम योजना के तहत कुछ गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना, ताकि अन्य गांवों को भी उनके समान विकास प्रयासों को अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। समय और संदर्भ, वो परिस्थिति जिसमें संदेश दिया जाता है, जैसे वर्तमान मुद्दे आदि। उदाहरण के लिए, वोकल फॉर लोकल अभियान महामारी के दौरान शुरू किया गया, जब आत्मनिर्भरता की भावना और स्थानीय उत्पादों के समर्थन की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही थी। गलत जानकारी के खतरे। हिंसा और अशांति, झूठी जानकारी के कारण हिंसा और अशांति फैलने की संभावना। राजनीतिक हेरफेर, राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए गलत जानकारी का उपयोग। पर्यावरणीय मुद्दों पर निष्क्रियता, पर्यावरणीय मुद्दों पर गलत जानकारी के कारण उपयुक्त कार्रवाई न करना। आर्थिक कुप्रबंधन, गलत आंकड़ों के आधार पर खराब आर्थिक फैसले लेना। सामाजिक सद्भाव पर असर, झूठी और गलत जानकारी के कारण विश्वास की कमी एवं समुदाय के एकता को समझ में बाधा। भ्रामक सूचना के विरुद्ध अनुनय कैसे काम कर सकता है। विश्वास बनाना और विरोध को कम करना। अनुनयकारी संचार में सहानुभूति और भरोसेमंद संदेशवाहकों, जैसे समुदाय के नेताओं या परिचित लोगों का उपयोग करके अनुनय के लिए एक सामान्य आधार तैयार किया जाता है। इससे विरोध में कमी आती है और सुधारों के लिए खुलेपन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों की हिचकिचाहट को दूर करने में स्थानीय डॉक्टरों या धार्मिक नेताओं द्वारा टीकों के महत्व के बारे में जानकारी देना अधिक कारगर साबित हुआ। व्यापक धारणाओं के विरुद्ध नई धारणाओं का सहारा लेना, केवल आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय अनुनयकारी संचार में कहानियों, दृष्टांतों और भावनात्मक अपील का प्रयोग किया जाता है। ये चीज लोगों से उसी स्तर पर जुड़ने में मदद करती है जिस स्तर पर भ्रामक सूचना काम करती है। उदाहरण के लिए, भ्रामक सूचनाओं के कारण उत्पन्न भय का सामना करने वाले लोगों की कहानियां साझा करना, जैसे किसी व्यक्ति ने पहले कोविड का उपचार लेने से मना किया हो और फिर बाद में इसे पछताना पड़ा हो, केवल वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देने की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकता है। टकराव के बिना आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। सोक्रेटिक प्रश्नावली, सावधानीपूर्वक निर्मित प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग, वैकल्पिक स्पष्टीकरण देना और लोगों को खुद स्रोतों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना आदि अनुनय के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये सभी व्यक्ति को रक्षात्मक रवैया अपनाने की जगह चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, नशे से बाहर निकलने से जुड़े कार्यक्रमों में खुले संवाद द्वारा व्यक्ति की विचारधारा संबंधी कमजोरियों पर सवाल किए जाते हैं। इससे व्यक्ति स्वयं अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित होता है। समय के साथ निरंतर जुड़ाव, यदि कोई व्यक्ति किसी समाज सुधार या व्यवस्था को मानता है तो वो सिर्फ एक बार समझाने से नहीं समझेगा। इसके लिए अनुनयकारी को बार बार सम्मानजनक तरीके से उससे बात करनी होगी और उसकी चिंताओं को समझना होगा। इस प्रकार के निरंतर जुड़ाव से उसकी सोच को धीरे धीरे बदला जा सकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार का फैक्ट चेक कभी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि गलत जानकारी भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ी होती है। लोग आमतौर पर उन कारणों से अधिक प्रभावित होते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं खोजा होता है, न कि उन कारणों से जो दूसरों के मन में उत्पन्न हुए हों। ब्लेज पास्कल। केस स्टडी। एक धनी उद्योगपति श्री एक्स ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए दान करते हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक प्रशंसा मिलती है। बाद में पता चलता है कि उन्होंने 30 करोड़ रुपए की कर चोरी की और दान का उपयोग कर लाभ का दावा करते हुए अपनी कंपनी की छवि सुधारने का प्रयास किया। आलोचकों का तर्क है कि उनका परोपकार व्यक्तिगत लाभ का एक साधन है, जबकि समर्थकों का कहना है कि स्कूलों से समाज को अभी भी लाभ होता है। कर लाभ से प्रेरित परोपकार दान नहीं बल्कि स्मार्ट अकाउंटिंग है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लाभ और सामाजिक कल्याण को संतुलित करते हुए आधुनिक भारत में नैतिक कॉर्पोरेट परोपकार का मार्गदर्शन गांधी जी का न्यासिता का सिद्धांत कैसे कर सकता है। सामाजिक कल्याण के लिए निजी परोपकार पर सरकारों की बढ़ती निर्भरता राज्य की जिम्मेदारी के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। भारत की विकास संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
10.1 राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है। उद्देश्य: एडवांस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना। प्रजनन के लिए उच्च आनुवंशिक गुणों वाले बैलों सांडों का उपयोग कर आनुवांशिक सुधार को बढ़ावा देना। ब्रीडिंग नेटवर्क को मजबूत करते हुए कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विस्तार करना, साथ ही किसानों को गांव में ही सेवाएं उपलब्ध कराना। वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करके देशी नस्ल की मवेशियों और भैंसों का पालन पोषण एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु देसी नस्लों को बढ़ावा देना। मुख्य विशेषताएं: राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम के बारे में। यह मिशन 2014 में राष्ट्रीय गोवंशीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की योजना है। कार्यान्वयन विभाग: पशुपालन एवं डेयरी विभाग। वित्त पोषण: कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसे एक केंद्रीय क्षेत्रक घटक के रूप में भी लागू किया जाएगा, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय पहले 2400 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इससे कुल परिव्यय बढ़कर 3400 करोड़ रुपए 2021-26 तक हो जाएगा। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जोड़े गए नए घटक: बछिया पालन केंद्र HRCS, करीब 1,50,000 बछियों के लिए 30 आश्रय केंद्रों के निर्माण को बढ़ावा कर कार्यान्वयन एजेंसियों को बछिया पालन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत का 35% तक एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। बछिया कोई भी युवा मादा घरेलू गोवंशीय मवेशी है जिसने संतान पैदा नहीं की है। उच्च आनुवंशिक गुणों वाली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF बछियों के लिए सहायता। सरकार उच्च आनुवंशिक विशेषताओं वाली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF बछियों को किसानों को वित्तीय ऋण के रूप में देने के लिए 3% ब्याज छूट देगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के पहले से घटक: वंश परीक्षण और वंशावली चयन के माध्यम से नंदी बैल उत्पादन कार्यक्रम के तहत उच्च आनुवंशिक गुणों वाले जर्मप्लाज्म की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का विस्तार किया जाएगा। देश में मवेशियों में गर्भाधान AI में प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान AI तकनीशियनों MAITRIS की नियुक्ति कर कृत्रिम गर्भाधान AI नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन को लागू किया जाएगा, जो रोग और इसके प्रसार की रिपोर्टिंग सहित सभी प्रकार के हस्तक्षेपों को ट्रैक करने में मदद करेगा। उन गौशालाओं, गोसेवा और पिंजरापोलों को सहायता के माध्यम से देसी नस्लों का विकास एवं संरक्षण किया जाएगा, जो उत्कृष्ट देसी नस्लों के पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं। किसानों को उनके घरों में ही उनकी मवेशियों के लिए निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी। हेफर रियरिंग सेंटर्स। ग्यारह सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज। भारत, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर हिमालय में फ्याबन का पत्थल एक नए भू-पर्यावरणीय खतरे के रूप में उभर रहा है। नियंत्रण रेखा LOC के पास स्थित तवी घाटी को एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरियाणा, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। राजस्थान, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के सदस्य देशों ने जयपुर घोषणापत्र को अपनाया। गुजरात, धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उत्तराखंड, CCEA ने राष्ट्रीय रोपण विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत देहरादून और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। बिहार, बिहार में शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना SBSAP तैयार की। नई योजनाओं के साथ यह ऐसी पहली SBSAP है जो NBSAP तथा KMGBF के अनुरूप है। असम,
पोचरा वन्यजीव अभयारण्य में जलीय बीज का संरक्षण किया जा रहा है। मिजोरम। अपेडा ने मिजोरम के लिंगथुंग के लिए सुगंधित फूलों के पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की। झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में सरहुल महोत्सव मनाया गया। आंध्र प्रदेश। एएसआई ने वेंकटेश्वर स्वामी अभयारण्य में प्राचीन शैल कला और शिलालेखों की खोज की। विश्व। आइसलैंड। उपग्रह छवियों से पता चला कि आइसलैंड में ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ रही है। सीरिया में संघर्ष के दौरान अलावी अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ। यमन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए। ईरान। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में जेटस्की, रेस बोट और अन्य छोटे जहाज़ों पर नए मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। मंगोलिया। भारत और मंगोलिया ने जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाया। टोंगा। राजधानी नुकुअलोफा। टोंगा के निकट 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। हवाई। संयुक्त राज्य अमेरिका। किलाउए ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हुआ। बोलीविया। पेरू और बोलीविया के बीच पनबिजली परियोजना के लिए समझौता हुआ। पेरू। भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई और आपातकाल की घोषणा की गई। इंडियन क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका। जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। फॉकलैंड द्वीप समूह। आईएनएसवी तारिणी ने दक्षिणी महासागर में फॉकलैंड द्वीप समूह के पास ऐतिहासिक स्टोनवेव पार किया। सूरीनाम। भारत ने वहां तेल उत्पादन परियोजनाओं में निवेश की योजना बनाई। बारबाडोस। महामारी के दौरान योगदान के लिए प्रधानमंत्री मिया मोटली को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूडान। युद्धग्रस्त सूडान में भारी मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। पर्सनैलिटीज इन न्यूज। श्री हरिचंद ठाकुर। हाल ही में श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती मनाई गई। हरिचंद ठाकुर के बारे में। उनका जन्म बंगाल के नामशूद्र अस्पृश्य समुदाय में उराकांडी में हुआ था। वर्तमान में ये स्थान बांग्लादेश में है। उन्होंने बंगाल में मतुआ संप्रदाय की स्थापना की थी। मुख्य योगदान। निम्न वर्ग का उत्थान। उन्होंने धार्मिक सुधार के माध्यम से करुणा और न्याय को बढ़ावा दिया था। उन्होंने चांडाल आंदोलन नामक अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। हरिचंद का सिद्धांत। यह 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है: सत्य, प्रेम और पवित्रता। सामाजिक सुधार। मतुआ संप्रदाय पुरुष और महिला को समान मानता है, बाल विवाह को हतोत्साहित करता है तथा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देता है। शिक्षा। ओराकांडी में निम्न जाति के लोगों के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक हाई स्कूल की स्थापना की थी। प्रदर्शित नैतिक मूल्य। समानता और करुणा। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सत्य, प्रेम एवं पवित्रता पर आधारित सिद्धांत को बढ़ावा दिया। उनके सुधारों ने शिक्षा और आध्यात्मिक समावेशन के जरिए हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान में योगदान दिया। माता कर्मी। डाक विभाग ने माता कर्मी की 1009वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया। माता कर्मी के बारे में। वे साहू तेली समुदाय से संबंधित थीं। वे एक भक्ति संत और समाज सुधारक थीं। माता कर्मी अपनी अद्भुत भक्ति और सामाजिक योगदान के लिए जानी जाती हैं। प्रमुख योगदान। भक्ति। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने पुरी में माता कर्मी की खिचड़ी को स्वीकार किया था। तभी से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में माता कर्मी की खिचड़ी का पहला भोग भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। सामाजिक सुधार। अस्पृश्यता व रूढ़िवाद का विरोध किया तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया। प्रदर्शित नैतिक मूल्य। भक्ति और सामाजिक न्याय। अटूट भक्ति और जातिगत रूढ़िवादिता को चुनौती देना समावेशी आध्यात्मिक विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया और अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कार्य किया। वीर नारायण सिंह। 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह को उनकी पुण्यतिथि 25 फरवरी पर देशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर नारायण सिंह के बारे में। वे छत्तीसगढ़ के सोनाखान के जमींदार थे। उनके पूर्वज गौंड जनजाति से संबंधित थे और सारंग में रहते थे। बाद में उनके पूर्वजों ने गोंड से बिंजवार जनजाति में जाति परिवर्तन किया और रायपुर जिले में बस गए। प्रमुख योगदान। 1856 के भयंकर अकाल के दौरान उन्होंने अनाज भंडार से अनाज निकालकर गरीबों में बांटा ताकि वे भूखमरी से बच सकें। 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें एक व्यापारी के अनाज भंडार को लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
1857 के विद्रोह के दौरान वे जेल से भाग निकले और सोनाखान में 500 सैनिकों की एक सेना बनाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, इसलिए उन्हें प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। प्रदर्शित नैतिक मूल्य माइनस साहस और सहानुभूति। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करके और उत्पीड़ित समूहों के लिए आवाज उठाकर अपार साहस का प्रदर्शन किया। अकाल के दौरान गरीबों को अनाज वितरित करने के उनके कार्य ने वंचित वर्गों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति की भावना को दर्शाया। लाला हरदयाल। हाल ही में लाला हरदयाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लाला हरदयाल के बारे में, वे एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रारंभिक प्रभाव, उन पर आर्य समाज, मैजनी, कार्ल मार्क्स और मिखाइल बाकुनिन का गहरा प्रभाव था। प्रमुख योगदान, वे गदर पार्टी 1913 के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने इसके महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संगठित किया था और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म में भाग लिया था। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड की सैन फ्रांसिस्को शाखा के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं: सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस, 44 months in Germany and Turkey, The Bodhisattva Doctrine, 12 Religions and Modern Life आदि। प्रदर्शित नैतिक मूल्य माइनस राष्ट्रवाद और बौद्धिक स्वतंत्रता। एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए विद्वत्तापूर्ण गहरे विचारों के साथ राजनीतिक सक्रियता को जोड़ा। गदर आंदोलन के दौरान उनके लेखन कार्य और नेतृत्व कौशल ने स्वतंत्रता की साहसिक भावना को प्रदर्शित किया। गोविंद बल्लभ पंत। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि 7 मार्च पर याद किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, जन्म खूंट गांव, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। उन्होंने 1921 में राजनीति में प्रवेश किया था तथा आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए थे। मुख्य योगदान, कांग्रेस ने उन्हें काकोरी कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगदान, उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। हिंदू कोड बिल पारित कर हिंदू महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार और पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाया था। भारत के गृह मंत्री के रूप में योगदान, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में भूमिका निभाई थी। उन्होंने केंद्र सरकार और कुछ राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्मान, उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रदर्शित नैतिक मूल्य माइनस न्याय और लोक सेवा। उन्होंने क्रांतिकारियों को कानूनी मदद की थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की थी। इससे स्वतंत्रता और न्याय का पक्ष लेने के उनके मूल्य का पता चलता है। शासन और नीति निर्माण में उनका योगदान सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो एक एकीकृत और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण पर केंद्रित है। चंद्रशेखर वेंकट रमण, सीवी रमण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उनके द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रमन प्रभाव, जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो वो उसके अणुओं के साथ संपर्क करके ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ बिखरा हुआ प्रकाश अपनी तरंगदैर्घ्य और रंग बदल लेता है। उदाहरण, समुद्र का नीला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। आकाश का नीला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश हवा के कणों से टकराकर बिखरता है। सीवी रमण के बारे में, जन्म तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। स्थापना, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज आदि। पुरस्कार, 1929 नाइटहुड से सम्मानित। 1930 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए। 1954 भारत रत्न। प्रदर्शित नैतिक मूल्य माइनस वैज्ञानिक योग्यता और ज्ञान। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझने में अनवरत रुचि प्रदर्शित की। प्रकाश की प्रकृति पर उनके अग्रणी कार्य को एक वैज्ञानिक मील का पत्थर माना जाता है। अम्मू स्वामीनाथन,
संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। पुस्तक में वर्णित 15 महिलाओं में से एक श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन को उनके योगदान के लिए याद किया गया। यह भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका के प्रति विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से एक श्रद्धांजलि है। अम्मू स्वामीनाथन के बारे में। प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म केरल के पलक्कड़ में हुआ था और उन्हें प्यार से अम्मुकुट्टी कहा जाता था। राजनीतिक करियर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1946 में उन्हें मद्रास से संविधान सभा के लिए चुना गया था। प्रमुख योगदान। जातिगत प्रथा को चुनौती। उन्होंने स्वयं को शूद्रता कहकर उच्च जातीय गर्व को चुनौती दी थी। महिला अधिकार। माना जाता है कि उन्होंने 1917 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर विमेंस इंडिया एसोसिएशन WIA की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और मताधिकार के लिए संघर्ष करना था। प्रदर्शित नैतिक मूल्य - लैंगिक समानता और साहस। उन्होंने जातिगत पदानुक्रम और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं के अधिकारों हेतु लड़ने के लिए विमेंस इंडिया एसोसिएशन की सहस्थापना की। संविधान सभा में उनकी उपस्थिति ने सामाजिक सुधारों के लिए उनके साहसिक प्रयासों को दर्शाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। डॉक्टर लोहिया का जन्म अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक दूरदर्शी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के समर्थक थे। मुख्य योगदान। स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था तथा जीवन में कई बार जेल गए थे। उन्होंने गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। सामाजिक। लोहिया ने आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से जाति व वर्ग के बीच और लैंगिक असमानताओं को खत्म करने की बात की थी। राजनीतिक। लोहिया ने सप्त समाजवाद के लिए 6 सूत्री योजना पेश की थी, जिसमें शामिल थे अधिकतम आय समानता, वैश्विक जीवन स्तर, विश्व सरकार आदि। साहित्यिक कृतियां। कास्ट सिस्टम, व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद आदि। प्रदर्शित नैतिक मूल्य - सामाजिक न्याय और समानता। उन्होंने जातिविहीन और वर्गविहीन समाज के निर्माण के लिए प्रयास किया, साथ ही आर्थिक लोकतंत्र और लैंगिक समानता की वकालत की। उनके समाजवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य गहराई से व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना था। बिजू पटनायक। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक को उनकी जयंती पर याद किया। बिजू पटनायक 5 मार्च 1916 17 अप्रैल 1997 के बारे में। वे आधुनिक ओडिशा के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। उन्हें बिजू बाबू के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य योगदान। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हिस्सा लिया था। वे भारतीय वायुसेना में पायलट थे। 1961 में वे ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कलिंग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करना था। उन्होंने यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की भी स्थापना की। उपलब्धियां। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए इंडोनेशियाई सरकार ने उन्हें भूमिपुत्र सन ऑफ सॉइल की उपाधि से सम्मानित किया। प्रदर्शित नैतिक मूल्य - साहस और दूरदर्शी नेतृत्व। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन करके असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व कौशल ने उनकी दूरदर्शी सोच और सेवा उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाया। श्री नानाजी देशमुख। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री नानाजी देशमुख के बारे में। नानाजी देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में हुआ था। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान DRI की स्थापना की। प्रमुख योगदान। वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संचालित संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक थे। उन्होंने 1975 में लागू आपातकाल का विरोध किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने चित्रकूट में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा इसके प्रथम कुलपति बने। ये भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय था। प्रदर्शित नैतिक मूल्य - निस्वार्थ सेवा और सामाजिक उत्थान। उन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया, एकात्म मानववाद को बढ़ावा दिया और समुदायों को सशक्त बनाया।
शिक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण कल्याण पर उनका ध्यान निस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।